हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही खास होने जा रहा है। जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया ही था कि आपको किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है, किस तरीके से आपका प्रोसीजर रहता है कॉलेज में जाने का। जब आप 12th के बाद अपना कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो वो क्या प्रोसीजर रहता है, तो वो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था। और जैसे कि पिछले व्लॉग में मैं आपको बता चुका था कि जो नेक्स्ट व्लॉग यानी कि ये व्लॉग होगा, ये स्कॉलरशिप के ऊपर होगा। और इसमें स्कॉलरशिप की आपकी बैंक डिटेल से लेके आपकी फॉर्म भरने तक की सारी जानकारी, और आती है नहीं आती है, कितने % आती है, वो सब जानकारी इस व्लॉग में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। और दोस्तों, जैसे मेरी अपनी आई है, इस बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा कि कितनी आई थी और कब आई थी या नहीं आई थी, तो ये सब मैं बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि आप जैसे डिप्लोमा करते हैं तो वो 3 साल का है, तो उसमें आपको कितने साल की स्कॉलरशिप मिलती है और लेटर एंड पे कितने साल की मिलती है। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं आपको एक मुख्य जानकारी और दूंगा कि आपकी अगर आपने अप्लाई कर दिया है स्कॉलरशिप के लिए और आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप किस वेबसाइट से करेंगे, ये भी मैं बता दूंगा आपको डिटेल में। और ज्यादा समय नहीं मैं आपका बर्बाद करता, तो सीधे सीधे टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, ये जो स्कॉलरशिप होती है ये आपकी गवर्नमेंट से मिलती है। तो इसका प्रोसीजर क्या रहता है कि पहले आप जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताए थे, उन सबको वेरीफाई करवाते हैं स्कूल से, और खुद से भी करते हैं, फिर स्कूल से कराते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के पास आप उसको अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो आपके कागज हैं उन सबको जो सरकारी कर्मचारी है वे चेक करते हैं। उसके बाद आपके तहसील से जो कागज बन के आते हैं वो भी बताऊंगा कौन कौन से और कब कैसे बनते हैं ये सब। और सारे कागज आपके चेक होते हैं। उसमें हल्की सी त्रुटि आपके स्कॉलरशिप को रोक सकती है, और उसके लिए अगर आपकी रुक जाती है तो उसके लिए भी बताऊंगा कि उसके लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए। तो दोस्तों, इस व्लॉग को मैं शुरू से लेके चलता हूँ कि आपका प्रोसीजर कैसे होता है स्कॉलरशिप का। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है, आपका आधार कार्ड, आपका स्कूल की आईडी, फीस स्लिप वगैरह, जैसे कि मैंने आपको आप देखना चाहेंगे अगर सारे डॉक्यूमेंट्स तो पिछले ब्लॉग में देख सकते हैं। तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं पहले तो। फिर उसकी 3 फोटोकॉपी करानी है। अब 3 क्यों करानी है? हर एक डॉक्यूमेंट की 3 फोटोकॉपी करा के एक आपको सेट तैयार कर लेना है। अब सेट तैयार करके क्या करना है कि जब, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि आपको भाई कब किससे फॉर्म भरवाना है, साइबर कैफे से या टीचर से, तो मैंने सजेस्ट किया था कि टीचर से, तो टीचर से ही बेस्ट रहेगा। और उसके बाद आप टीचर से जब उस फॉर्म को भरा लेते हैं तो क्या करना है कि आपको जो डॉक्यूमेंट है, जो आपने 3 डॉक्यूमेंट बनाए हैं, उसमें से एक जो सेट है वो तो अपने पास रखना है। जो एक सेट बना है वो अपने पास रखना है। और जो बाकी के 2 हैं, आपका एक तो हो जाएगा जहाँ आपका स्कॉलरशिप काउंटर है स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, जहाँ पे स्कॉलरशिप काउंटर है, एक तो उस काउंटर में आप सबमिट कर देना। दूसरा, आप जिस टीचर से आप फॉर्म फिल कराएंगे उसके पास सबमिट कर देना। तो इससे क्या होगा कि आपको बार बार एक डॉक्यूमेंट को इधर उधर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बचेगा। एक ही टाइम में आप 3 काम कर सकते हैं। और उसके लिए उसमें 2 डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं तहसील से या फिर आपके कचहरी से वेरीफाई होने के बाद। तो वे डॉक्यूमेंट्स अगर आप खुद बनवाना चाहें तो आप खुद भी बनवा सकते हैं। और टीचर क्या करते हैं कि अगर टीचर से बनवाते हैं तो ये होता है कि टीचर 10-12 लड़कों के, जितने भी लड़के टीचर से करवाएंगे उनके इकट्ठे करके एक साथ करा देता है, तो काम जल्दी भी और आसान भी हो जाता है और सस्ता भी। तो ये था आपका फॉर्म फिल कराने का तरीका। और अब इसमें कुछ एक चीज और है कि आप कचहरी से ही करवाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कचहरी में जो मोहर होती है, जो स्टैंप लगता है, वो सस्ता होता है एज कम्पेयर टू तहसील। अगर आप 18 साल से ऊपर के हो गए, कॉलेज में आपने जब एडमिशन लिया, आप 18 साल से ऊपर के हो गए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, आपको कहीं भी जाके जनसेवा केंद्र वगैरह में या फिर आपके आधार कार्ड सेंटर लगे हुए हैं, आपको अपना आधार कार्ड अपडेट कराना होगा। क्योंकि 18 साल होने के बाद आपको आधार कार्ड अपडेट कराना पड़ता है। उससे क्या होगा, अपडेट में आपके फिंगरप्रिंट वगैरह सब दोबारा से लगा देंगे और जो आपका फोटो है वो भी अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों, उस अपडेट में क्या होता है कि आपका जितना भी डिटेल वगैरह आपने पहले सबमिट करी थी, जैसे कि आपका आप कहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस क्या था, और अगर चेंज हो गया तो उसे अपडेट करा देते हैं। आपका फोटो, क्योंकि आप पहले पता नहीं कब बनाया होगा, उसके बाद अब 18 के हो, आप बालिग हो गए, तो उसके लिए आप इसको चेंज करा देते हैं, आपके फोटो वगैरह को चेंज करा देते हैं। और उसके बाद आपका वो जो इसकी फीस है वो लगभग 100 रुपये के करीब है। 100 रुपये में आपको पूरा अपडेट कर देते हैं। जितने भी आपके फिंगरप्रिंट है, आई स्कैन है, इन सबको स्कैन वगैरह करके और सब 100 रुपये में कर देते हैं। तो ये आप एक बार चेक कर लेना कि आपके इधर कितना रेट चल रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि मेरी पिछले बार स्कॉलरशिप आई थी, तो उसका क्या हुआ था कि जब मैंने अप्लाई किया था उसके 2-3 महीने बाद लगभग स्कॉलरशिप आनी शुरू हुई थी, मार्च के आसपास, मार्च के अंदर ही।
तो जब स्कॉलरशिप आनी शुरू हो जाती है तो उसमें आप क्या करते हैं कि जो वैसे तो आप अपने जिले में इस कॉलेज की तरफ से एक बैंक अकाउंट खुलवा ही देते हैं स्कूल वाले या कॉलेज वाले। बाकी अगर आपका कोई अदर अकाउंट भी है अपने गांव में या फिर ऐसे बैंक में, तो वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, पहली बात। दूसरा कि जरूरी नहीं है कि जो आपने वहाँ फिर बैंक अकाउंट दिया हुआ है, जैसे कि आप अगर मान लीजिए मैं ही बताऊँ अपना, कि मान लीजिए मैंने अपने गांव का अकाउंट बनवा रखा है और एक बना रखा है अपना जिले का जहाँ मेरा कॉलेज है वहाँ का बैंक अकाउंट। तो अगर मैंने मान लीजिए बैंक डिटेल दी है उस वाले की जो आप मेरा कॉलेज में है, और जैसे कि इस बार मेरे साथ हुआ है कि क्योंकि दोनों ही जगह मेरे जो आधार कार्ड है वे लिंक है, तो क्या हुआ कि डिटेल उसकी उस वाले बैंक की दी थी और जो मेरी स्कॉलरशिप आई वो गाँव वाले बैंक में आ गई। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है और उसके लिए चेक कर लीजिए। और जो आपका बैंक है, आपका कॉलेज वाला बैंक है या जिले वाला बैंक है, उसमें आप अपना फ़ोन नंबर लिंक कर दें, जिससे आपको पता लगता रहेगा। आप उसमें जैसे कि यूनियन बैंक या फिर यूनियन बैंक वगैरह ही आपको ऐसे फीचर्स देते हैं कि आप उनके एक नंबर पे मिस कॉल करें, वो आपका पेमेंट बता देते हैं बैंक में कितना है। तो ये जब चीज़ें आप ध्यान में रखें, ये नए बच्चों को ये बातें पता नहीं होती, तो मैं इसलिए शेयर करना चाहता था। तो दोस्तों, जिन बच्चों को डाउट है कि उनकी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आती, तो उनके लिए ये है कि अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई या आपका डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलत हुआ, जो कि आपने कहीं से एडिट कराया हो या कुछ भी चेंज कराया हो और वो गलत हो, तो इस प्रकार की जो आपकी गड़बड़ें होती हैं उसकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप रुक जाती है। क्योंकि वो सब काम आपका जो पटवारी वगैरह होते हैं ये सब वेरीफाई करके देते हैं। अपने मूल निवास डॉक्यूमेंट वगैरह आप देख के बनाएं, तो ये आप ध्यान में रखें कि। और दोस्तों, आप अगर चाह रहे हैं कि आपको मिस ना हो, कि क्योंकि इसके फॉर्म निकलते हैं कुछ टाइम तक ही चलते हैं, उसके बाद वो बंद हो जाते हैं। तो ऐसा है कि जैसे कि पिछली बार हुआ था कि जब फॉर्म भरे जा रहे थे तो बहुत से बच्चों का रह गया था, और उन्होंने क्या किया कि कुछ बच्चों का फॉर्म रह गया था भरना, तो उन्होंने क्या किया कि जब सरकार ने उसकी डेट बढ़ा दी थी तो उसका उन्हें फायदा मिल गया। और क्योंकि मैंने भी पिछली बार क्या किया कि छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी उससे पहले आई नहीं। दोस्तों, जैसा कि मेरे साथ पिछली बार हुआ था कि एक साल जो मैंने फॉर्म भरा था वो खुद भरा था, क्योंकि मैं न्यू स्टूडेंट था, तो मुझे नहीं पता था कि भाई टीचर से भराते हैं, कैसे भराते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ कि जिस साइबर कैफे से मैंने भराया था फॉर्म, उसने कुछ छोटी मोटी मिस्टेक कर दी, जिसकी वजह से मेरी स्कॉलरशिप नहीं आ पाई। तो इसलिए मैंने क्या किया कि भाई अगले साल भी मैं सोच रहा था कि फालतू के 400-500 रुपये लग जाते हैं फॉर्म भराने में, तो वो मैंने क्या किया कि भाई अब की बार नहीं भराते चलो। तो उसमें एक किस्मत की बात भी थी और एक टीचर का भी सपोर्ट था कि उन्होंने भाई जैसे डेट बढ़ी तो मैं दूसरे बच्चे के साथ गया था फॉर्म फिल कराने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई एक बार तो ट्राई कर ले। तो मैंने क्या किया कि भाई चलो भाई सर कह रहे हैं ट्राई कर लो। तो उस टाइम क्या हुआ कि वो लास्ट दिन था और वो भी लास्ट दिन उसका था कि डेट बढ़ गई थी, इसलिए लास्ट दिन 1-2 दिन बच गए थे। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे कुछ परसेंट जो स्कॉलरशिप थी वो आ गई थी, तो उसका बहुत अच्छा फायदा हुआ, यानी कि 50% के लगभग स्कॉलरशिप आ गई थी। और इसमें जनरल ओबीसी वगैरह कुछ नहीं है, ऊपर से ही आती है। जब भी सरकार की तरफ से आती है तो वे अपने आप आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से देख के आपको स्कॉलरशिप दे देते हैं। और बाकी जितना जल्दी फॉर्म भरते हैं, जितनी जल्दी आपका सबमिट वेरीफाई वगैरह हो जाता है, उतनी जल्दी ही आपको स्कॉलरशिप और कुछ परसेंटेज अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। और दोस्तों, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मिलते हैं कल के व्लॉग में, क्योंकि कल का व्लॉग बहुत ही खास होगा आपके कॉलेज से रिलेटेड। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।